तू एक बात सदा याद रखना, भाग्य का लिखक कभी नहीं मिटता। हमारा भाग्य स्वयं ईश्वर लिखते हैं, जिसे कोई नहीं मिटा सकता। तुम अपने दुख का त्याग करो और इस बात को अपनी बेटी के भाग्य पर छोड़ दो। सुनिए जी, आज आप मिट्टी लेने के लिए नहीं गए? क्या करूं मिट्टी लाकर? पहले बनाए हुए मिट्टी के बर्तन अभी तक नहीं बिके हैं। अब नए बर्तन बनाकर क्या करूंगा? हाँ बापू, कितने दिन हो गए हैं, कोई हमसे मिट्टी के बर्तन खरीदने आ ही नहीं रहा है। आजकल लोग मिट्टी के बर्तन ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। पर बापू, ऐसा ही चलता रहा तो हम क्या करेंगे? कैसे हम अपना घर चलाएंगे? हमें तो 2 समय की रोटी भी नसीब नहीं होती। मैं और भावना हम दोनों साहूकार के खेत में मजदूरी करने चले जाते हैं। तुम तीनों मिलकर मिट्टी के बर्तन और घड़े बनाकर दूर के गांवों में बेचने चले जाओ, कुछ तो धन प्राप्त होगा। अपने बीबी और बेटी से ऐसे मजदूरी करवाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, पर अब हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। साहूकार हमारा मकान मालिक भी है और हमने तो कितने महीनों से किराया भी नहीं दिया है। अपनी बीवी और बेटी को मजदूरी का काम करेंगी, ये बात हरिया कुम्हार को अच्छी नहीं लग रही थी, पर वो मजबूर था। अगले दिन से सुधा और हरिया की बेटी भावना साहूकार के खेत में मजदूरी का काम करने लगती हैं। एक दिन, इस हरिया की बेटी तो बहुत सुंदर है। ऐसी सुंदर लड़की को इस तरह खेत में काम करते देख अच्छा नहीं लग रहा है। इसे तो मेरी हवेली में होना चाहिए। लेकिन सरकार, इसकी उम्र तो आपसे बहुत छोटी है। आप इसे अपनी पत्नी बनाएंगे? और फिर सेठानी जी का क्या? अरे मूर्ख, मैं अपने बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। इसे तो मैं अपनी बहू बनाऊंगा, मेरे बेटे कपिल के लिए। हरिया से इसका हाथ मांगूंगा। पर क्या वो हाँ कहेगा? अरे वो तो मेरे उपकारों के नीचे दबा हुआ है, वो मुझे ना कर ही नहीं सकता। अगले दिन हरिया के घर। हरिया, अरे ओ हरिया। सरकार, आप आइए आइए। हरिया, कितने महीने हो गए तुमने किराया नहीं दिया है? जी सरकार, मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं जल्द ही आपको किराए के पैसे दे दूंगा। ऐसा तो तुम पिछले कई दिनों से बोल रहे हो, पर अब तक पैसे दिए तो नहीं। फिर भी ठीक है, मैं इतना भी कठोर नहीं हूँ। मैं तुम्हें और 2 दिन का समय दे देता हूँ। 2 दिन के बाद भी अगर तुमने किराए के पैसे नहीं चुकाए तो फिर तुम्हारे पास मेरी बात मानने के अतिरिक्त और कोई चारा नहीं होगा। आपकी कौन सी बात सरकार? तुम्हारी बेटी का क्या नाम है? भावना। उसकी शादी तुम मेरे बेटे के साथ कर दो, मैं तुम्हारा सारा किराया माफ कर दूंगा। और हाँ, आगे भी तुम्हें कभी किराया देने की जरूरत नहीं है। तुम जीवन भर ऐसे ही इस घर में रह सकते हो। क्या आपके बेटे के साथ भावना की शादी? साहूकार इतना कहकर हंसते हुए चला जाता है। हरिया और सुधा सोच में पड़ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे? अगर हमने 2 दिनों में पैसे का प्रबंध नहीं किया तो हमारी बेटी की शादी उस साहूकार के बेटे के साथ करनी पड़ेगी। नहीं माँ, हम ऐसा नहीं होने दे सकते। मेरी इतनी सुंदर और अच्छी बहन की शादी उस साहूकार के पागल बेटे के साथ करोगी? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हम गरीब हैं, पर हमारी गरीबी का कोई ऐसा फायदा नहीं उठा सकता। हाँ, हम 2 दिनों में कुछ न कुछ करते हैं। हरिया और उसके दोनों बेटे पैसों का प्रबंध करने लगते हैं।
अपनी पहचान के लोगों के पास जाकर पैसे उधार मांगते हैं, पर कोई उन्हें पैसे नहीं देता। तीनों बहुत हताश हो जाते हैं। 2 दिन बीत जाते हैं और हरिया, क्या हुआ? हो गया पैसों का प्रबंध? नहीं सरकार, पर आप थोड़ा समय दीजिए। मैं आज शाम तक पैसों का प्रबंध करता हूँ और आपके सारे पैसे चुका देता हूँ। हाँ, इतने महीने में तुम पैसों का प्रबंध नहीं कर पाए तो आज शाम तक क्या करोगे? मैंने 2 दिनों की मोहलत दी थी तुम्हें और कहा था कि अगर 2 दिन में मेरे पैसे नहीं चुका पाए तो तुम्हारी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ करा दोगे। नहीं सरकार, आप होंगे बड़े सरकार, पर हम हमारी बहन की शादी आपके उस पागल बेटे से नहीं करवाएंगे। हाँ, हम गरीब हैं, पर इसका अर्थ ये नहीं कि आप हमारी इस गरीबी का अपने मतलब के लिए फायदा उठाए। रमेश और सुरेश की ये बात सुनकर साहूकार को गुस्सा आ जाता है। अच्छा, अब तुम दोनों मेरे खिलाफ जाओगे? ठीक है, अब देखना मैं क्या करता हूँ। साहूकार अपने आदमियों से कहता है और उसके आदमी रमेश और सुरेश को पीटने लगते हैं। हरिया के बनाए हुए मिट्टी के घड़े और बर्तन भी वो लोग तोड़ देते हैं। हरिया का बहुत नुकसान करते हैं और चले जाते हैं। तभी भावना वहाँ पर आ जाती है। ये क्या है ये सब? माँ, ये किसने किया है और क्यों? सुधा की आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। माँ, बताओ किसने किया है ये सब? भावना, ये सब साहूकार ने किया है। उसके आदमियों ने हम दोनों को पीटकर हमारे घड़े भी तोड़ दिए हैं। तुम सबने इतनी मेहनत से वो घड़े और बर्तन बनाए थे, वो तोड़ दिए उन्होंने? क्यों? ऐसा क्या हुआ था? वो साहूकार ऐसा कैसे कर सकता है? माना कि हम उसके घर में किराए पर रह रहे हैं, किराया नहीं दे पा रहे हैं, पर ऐसा कौन करता है? भावना, 2 दिन पहले भी साहूकार आया था। उसने हमें 2 दिनों का समय दिया था और कहा था कि अगर 2 दिनों में हमने किराए के पैसे नहीं चुकाए तो क्या? तो तुम्हारी शादी उसके बेटे से करवानी होगी। क्या? साहूकार के बेटे से मेरी शादी? हाँ, उस दिन तुम खेत से लौटी नहीं थी जब साहूकार घर आया था। उसने कहा है कि अगर तुम्हारी शादी उसके पागल बेटे से करवा दी तो वो सारा किराया माफ कर देगा और जीवन भर हमें किराया नहीं देना पड़ेगा। वो कुछ भी कहे बापू, पर हम हमारी भावना की शादी उस पागल से नहीं करवाएंगे। क्या करेगा वो साहूकार? ज्यादा से ज्यादा हमें घर से निकाल देगा। निकालने दीजिए, पर भावना की शादी उससे नहीं होगी। हरिया को ये सब देखकर बहुत दुख होता है। वो घर से बाहर चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद उसे एक साधु मिलते हैं। प्रणाम साधु बाबा। कल्याण हो वत्स, तुम्हारे चेहरे पर इतना दुख क्यों है? क्या बताऊं साधु बाबा, बहुत गरीब हूँ और गरीबी का फायदा तो लोग उठाते ही हैं। क्या हुआ है पुत्र? मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। हरिया साधु बाबा को सब बात बता देता है। वत्स, तुम्हारी कहानी बहुत दुखदाई है, परंतु एक बात सदा याद रखना, भाग्य का लिखक कभी नहीं मिटता। हमारा भाग्य स्वयं ईश्वर लिखते हैं, जिसे कोई नहीं मिटा सकता। तुम अपने दुख का त्याग करो और इस बात को अपनी बेटी के भाग्य पर छोड़ दो। उसके भाग्य में जो होगा वही होगा। तुम्हें इसे ईश्वर की इच्छा समझकर इसका सम्मान करना चाहिए। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन साहूकार हरिया के घर आता है। उसके साथ कुछ नौकर भारी कपड़े, गहने और मिठाई लेकर आए हुए थे। साहूकार हरिया को मिठाई खिलाता है। हरिया, ये लो, मिठाई खाओ। किस बात की मिठाई है सरकार? हम दोनों अब संबंधी बनने जा रहे हैं, उसकी मिठाई है। मतलब?
मतलब तुम्हारे बेटी ने खुद मेरे बेटे से शादी करने के लिए हाँ कहा है? भावना, सरकार क्या कह रहे हैं? हाँ बापू, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो बेटी? हाँ माँ, मैं ये शादी करूंगी, आप मेरी चिंता मत कीजिए। भावना शादी के लिए तैयार है। ये देखकर हरिया और सुधा को बहुत ज्यादा दुख होता है। अगले दिन हरिया वन में मिट्टी खोदने के लिए जाता है। तब वो देखता है कि एक राजकुमार घायल अवस्था में जमीन पर पड़े हुए हैं। अरे ये क्या? ये कोई राजा या राजकुमार लग रहा है। लगता है कि जख्मी है। मुझे इसकी सहायता करनी चाहिए। हरिया राजकुमार के पास जाने लगता है। तब देखता है कि राजकुमार के पीछे एक सैनिक आकर उस पर तलवार चलाने वाला है। तभी हरिया सैनिक के पीछे से जाता है और अपनी कुदाल से उस पर वार कर देता है। फिर वो राजकुमार के पास आता है। राजकुमार, आप ठीक हैं? चलिए, आप मेरे साथ चलिए। हरिया राजकुमार को लेकर अपने घर आता है। हरिया और उसका परिवार राजकुमार का बहुत ख्याल रखते हैं। कुछ दिनों के बाद राजकुमार स्वस्थ हो जाते हैं। एक दिन राजकुमार, अब कैसे हैं आप? अब मैं ठीक हूँ। आप सबने मेरा बहुत ध्यान रखा है। राजकुमार, आप कहाँ से आए हैं और उस वन में क्या कर रहे थे? मैं राजकुमार आदित्य हूँ, आपके पड़ोसी राज्य के जो महाराज रत्नाकर हैं, उनका पुत्र। मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी कि इस वन में हमारे कुछ शत्रु छिपे हुए हैं। मैं उन्हीं को बंदी बनाने आया था। आपका भाग्य अच्छा है राजकुमार, जो आपको ज्यादा घाव नहीं हुआ था। नहीं तो इस घने वन में आपका बचना संभव नहीं था। मुझ पर तो आपके बहुत उपकार हैं महोदय। उस दिन आप उचित समय पर नहीं आते तो वो शत्रु सैनिक मेरी हत्या ही कर देता। आपने तो सही समय पर आकर अपनी कुदाल का शस्त्र बनाकर मुझे बचाया है। नहीं राजकुमार, जिसे सहायता की आवश्यकता हो उसकी सहायता करना तो हमारा मानव धर्म है। मैं अब ठीक हूं और मुझे अब मेरे राज्य वापस लौटना चाहिए। पर क्या आपका अकेला जाना उचित होगा? हाँ राजकुमार, आप अकेले मत जाइए। मेरे दोनों बेटे आपके साथ आपको आपके महल तक छोड़ने के लिए आएंगे। राजकुमार आदित्य रमेश और सुरेश के साथ जाने लगते हैं। तभी रुकिए राजकुमार, ये लीजिए, आपको दूर का प्रवास करना है। आपको मार्ग में भोजन करना हो तो आप इसे खा सकते हैं। हम जैसे गरीब कुम्हार के घर को आप जैसे राजकुमार का पद स्पर्श हुआ, ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। भावना की बात राजकुमार आदित्य के हृदय को छू जाती है। राजकुमार आदित्य रमेश और सुरेश के साथ सकुशल अपने राज्य लौट जाते हैं। रमेश और सुरेश भी अपने घर वापस आते हैं। एक दिन पिताश्री, इन दिनों तक उस गरीब कुम्हार के परिवार ने मेरा ध्यान रखा। यदि वो कुम्हार उस दिन समय पर नहीं आता तो मैं बच नहीं पाता। हाँ, उस कुम्हार और उसके परिवार ने तो हम पर बहुत उपकार किए हैं। हमें उन्हें धन देकर पुरस्कृत करना चाहिए। नहीं पिताश्री, वो गरीब अवश्य हैं, परंतु स्वाभिमानी हैं। उन्हें हम धन देकर उनका अपमान नहीं कर सकते। पिताश्री, उस कुम्हार की एक बेटी है, भावना, बहुत सुंदर है और उतने ही कोमल हृदय की भी है। मैं उससे प्रेम करने लगा हूँ और उसके साथ विवाह करना चाहता हूँ। क्या? परंतु वो एक सामान्य कुम्हार की बेटी है और तुम एक राजकुमार। तुम दोनों का विवाह कैसे हो सकता है? पिताश्री, प्रेम ये सब नहीं देखता। अभी वो सामान्य है, परंतु मुझसे विवाह के बाद वो इस राज्य की युवरानी बन जाएगी। उन्होंने मुझ पर जो उपकार किया है उसका प्रतिफल यही है कि मैं उस कन्या से विवाह कर लूं। ठीक है, यदि तुम मुझसे इतना प्रेम करते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उस कुम्हार को बुलवा लेता हूँ। अगले दिन महाराज रत्नाकर हरिया कुम्हार को बुलाते हैं।
महोदय, आपने मेरे पुत्र का रक्षण करके उसे नया जीवन दान दिया है। हम पर आपके बहुत उपकार हैं। नहीं महाराज, ये तो मेरा कर्तव्य था। हरिया महोदय, मेरा पुत्र आदित्य आपके पुत्री से प्रेम करने लगा है और उससे विवाह करना चाहता है। क्या आपको इस विवाह की अनुमति है? महाराज रत्नाकर की बात सुनकर हरिया को बहुत खुशी होती है, पर तभी उसे याद आता है। महाराज, मेरी बेटी की शादी एक राजकुमार से हो, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। पर उसकी शादी हमारे ही गांव के साहूकार के बेटे के साथ तय हो गई है। विवाह केवल निश्चित हुआ है, अभी हुआ नहीं है। उस साहूकार से हम बात कर लेते हैं महोदय। हरिया खुश होकर घर आता है और ये बात अपने परिवार को बताता है। सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। ये बात साहूकार को पता चलती है और नहीं, ये नहीं हो सकता। उस हरिया की बेटी की शादी तो मेरे बेटे से ही होकर रहेगी। छोटा मुंह बड़ी बात सरकार, पर अब राजकुमारी का रिश्ता आया है तो वो कुम्हार आपके पागल बेटे से उसकी शादी क्यों करवाएगा? कालिया, मत भूलो कि तुम एक नौकर हो, अपनी मर्यादा में रहो। मैं तो अपनी मर्यादा जानता हूँ सरकार, पर अगर उसने अपनी मर्यादा भूलकर आपका रिश्ता ठुकरा दिया तो क्या करेंगे आप? नहीं होने दूंगा किसी भी हाल में। उस भावना की शादी मेरे बेटे के साथ ही होगी। आखिर मेरे बेटे के जीवन का प्रश्न है। साहूकार कालिया और अपने कुछ नौकरों के साथ हरिया के घर जाता है। वो भावना को उठा लेता है। जब हरिया, रमेश और सुरेश उसे रोकने का प्रयास करते हैं, तब साहूकार के नौकर उन्हें डंडे से पीटते हैं और भावना को लेकर भाग जाते हैं। फिर महाराज, महाराज, मेरी बेटी का रक्षण कीजिए महाराज। क्या हुआ हरिया महोदय? आप इतने भयभीत क्यों हुए हैं? महाराज, वो दुष्ट साहूकार मेरी बेटी को उठा कर ले गया है। मेरी बेटी को बचा लीजिए महाराज। क्या हुआ महोदय? कहाँ ले गया है वो साहूकार? पता नहीं राजकुमार, जब से गांव में ये बात फैली है कि आपने मेरी बेटी से शादी करने की इच्छा प्रकट की है, तब से साहूकार बहुत गुस्से में था। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी अपने सैनिक उसकी हवेली में भेजता हूँ और उसे बंदी बनाकर यहाँ लाता हूँ। महाराज रत्नाकर अपने सैनिकों को आदेश देते हैं और सैनिक साहूकार की हवेली में जाकर ढूंढते हैं, परंतु वहाँ ना तो साहूकार होता है और ना ही भावना। सैनिक आकर ये बात महाराज को बताता है। तब पिताश्री, अब मैं स्वयं जाकर भावना को ढूंढता हूँ। परंतु तुम जाओगे कहाँ? महाराज कह रहे थे, तभी राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर महल से चले जाते हैं। महाराज रत्नाकर और हरिया उनका पीछा करने लगते हैं। राजकुमार एक मंदिर में आकर रुकते हैं। ठहरो, ये विवाह नहीं हो सकता। साहूकार उस मंदिर में अपने पागल बेटे की शादी भावना के साथ करवा रहा था। महाराज और हरिया भी वहां आते हैं। पुत्र, तुम्हें कैसे पता चला कि ये दुष्ट साहूकार यहाँ है? पिताश्री, जब सैनिक ने बताया कि ये दुष्ट अपने परिवार के साथ हवेली छोड़कर कहीं चला गया है, तभी मैंने अपने संदेशवाहक गरुड़ से मेरे गुप्तचर को संदेश भेजा। मेरा गुप्तचर वायु के वेग से साहूकार और भावना को ढूंढने लगा और उसने इन सब को इस मंदिर में देख लिया। फिर उसने गरुड़ के माध्यम से मुझे ये जानकारी भेज दी और मैं यहाँ आ गया। दोस्त, तुमने मेरी होने वाली पुत्र वधू का अपहरण करने का दुस्साहस कैसे किया? महाराज, इस हरिया की बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ तय हुई थी। राजकुमार को उसकी शादी तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है। तुम भावना का विवाह बलपूर्वक अपने पागल बेटे के साथ करना चाहते हो और मैं भावना से प्रेम करता हूं। उसे ऐसे ही किसी पागल के साथ नहीं जाने दे सकता मैं। तुम्हें अपने पैसे ही चाहिए था ना, तो हम तुम्हें इतना धन देंगे कि तुम्हें जीवन भर धन की कमी नहीं होगी। परंतु तुम ऐसे अपने बल का प्रयोग इन गरीबों पर नहीं कर सकते। मुझे आपका धन नहीं चाहिए राजकुमार। धन तो मेरे पास भी बहुत है,
मुझे एक ऐसी लड़की चाहिए जिसके साथ शादी करने के बाद मेरे बेटे का पागलपन खत्म हो जाए। आपके कहने का अर्थ क्या है? मुझे एक बहुत बड़े ज्ञानी पंडित ने बताया था कि जब मेरे बेटे की शादी एक सुंदर लड़की के साथ हो जाएगी तब उसका पागलपन मिट जाएगा और वो सामान्य जीवन जीने लगेगा। इसलिए मैं उसकी शादी सरिया की बेटी के साथ कर रहा था। मैंने सोचा था कि ये गरीब है, मेरे उपकारों के नीचे दबा हुआ है, इसीलिए मैं इनकी शादी करवाना चाहता था। ये तुमने बहुत अनुचित किया है। किसी के भाग्य में जो लिखा होता है वो कोई पंडित बदल नहीं सकता। अपने बेटे के पागलपन को मिटाने के लिए तुम एक निष्पाप कन्या की बलि देना चाहते थे। यदि इस विवाह से तुम्हारे बेटे का पागलपन नहीं मिटता तो तुम क्या करते? इस कन्या का पूरा जीवन अंधकार से भर जाता। तुमने बहुत बड़ा अपराध किया है। भावना, इसने जो किया है उससे इसकी स्वार्थ की मंशा स्पष्ट होती है, परंतु तुमने इस विवाह को अपनी स्वीकृति क्यों दी? राजकुमार, साहूकार ने हमारे घर आकर मेरे बापू और दोनों भाइयों से मारपीट की थी। उनकी मेहनत से बनाए मिट्टी के घड़े भी तोड़ दिए थे। ये देखकर मैंने सोचा कि अगर इस शादी को ना कहूंगी तो कहीं ये मेरे परिवार की हत्या ना कर दे। इसलिए मेरे परिवार को बचाने के लिए मैंने हाँ कर दी। और फिर साहूकार ने ये भी कहा था कि अगर मैं उनके बेटे से शादी करती हूँ तो वो किराए के सारे पैसे माफ कर देंगे और साथ ही फिर कभी किराया भी नहीं मांगेंगे। देखा ये कन्या कितनी कोमल मन की है। इसने अपने परिवार, अपने जीवन की बलि देने का विचार किया, परंतु इसके भाग्य में लिखा था मेरा पुत्र। इसीलिए आदित्य जख्मी अवस्था में वहां पहुंच गया और उसे भावना से प्रेम हो गया। हरिया महोदय, आपकी बेटी के भाग्य में किसी पागल लड़के से शादी होने का नहीं, अपितु एक राजकुमार के साथ विवाह करके भविष्य में महारानी बनना लिखा है। महाराज रत्नाकर साहूकार को अपहरण के अपराध में बंदी बना लेते हैं और कुछ दिनों के बाद भावना और राजकुमार आदित्य का भव्य विवाह समारोह संपन्न हो जाता है। भावना के भाग्य में जो लिखा था वही होता है और वो सुख से अपना जीवन व्यतीत करने लगती है।